सुप्रभात। मैं डॉक्टर गीता पांडे, उपाचार्य हिंदी विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं स्नातक प्रथम खंड प्रथम पत्र से आदि काव्य अर्थ, आदिकालीन परिस्थितियों एवं आदिकालीन काव्य के स्वरूप पर संक्षेप में प्रकाश डालूंगी। आदि काव्य हिंदी के प्रारंभिक काव्य के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण को आदिकाल कहा गया है। इसी कारण इस काल में रचे काव्य को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। आदि काव्य को वीरगाथात्मक काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में वीर रस से ओतप्रोत काव्य रचने की प्रवृत्ति प्रबल रही है। लेकिन इस युग में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखे गए, बल्कि श्रृंगारपरक रचनाएं भी सामने आईं और लोक कथाओं पर आधारित काव्य भी लिखे गए। इसके अतिरिक्त सिद्धनाथों का रहस्यात्मक काव्य भी इस युग में रचा जा रहा था। वस्तुतः हिंदी साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों की शुरुआत इस युग में हुई। उनका विकास परवर्ती युग में हुआ। यही कारण है कि इस युग को आदिकाल और इस युग के काव्य को आदि काव्य कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य के निर्माण में समकालीन परिस्थितियों का व्यापक योगदान होता है। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। आदिकालीन साहित्य आदि काव्य की प्रवृत्तियाँ काफ़ी हद तक तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित हुईं। उस समय का युग राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अस्थिरता का युग था। अब हम इनकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे। इस काल तक केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो चुकी थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में केंद्रीय शासन समाप्त हो गया था और छोटे छोटे राज्यों का जन्म हो गया था। ये राजा आपस में लड़ते रहते थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूर्वी भारत के पाल वंश, राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक के राष्ट्रकूट राजाओं में आपसी संघर्ष बढ़ने लगा। इस संघर्ष से मिहिर भोज की शक्ति उभरती गई और 10वीं सदी के मध्य भाग तक कायम रही। दक्षिणी राष्ट्रकूट राजा इंद्रनित्य वर्मा ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और उत्तरी भारत को अस्त व्यस्त कर दिया। मध्य देश एक बार फिर टूटकर अनेक छोटे राज्यों और लालची सामंतों का गढ़ बन गया। मध्य देश पर चंदेल वंश, कालचुरी वंश, चौहान वंश, परमाल वंश और चालुक्य वंश का शासन हो गया। ये राजवंश निरंतर आपस में युद्ध करते रहे। राजनीतिक एकता की कमी के इसी वातावरण में तुर्कों के आक्रमण हुए।
गजनी के जिन तुर्क सुल्तानों ने भारत पर आक्रमण किए उनमें महमूद गजनवी प्रमुख था। भारत पर उसने कई बार आक्रमण किए तथा मध्य प्रदेश के राजाओं को परास्त किया। कन्नौज के गहलवार वंश तथा दिल्ली अजमेर के चौहान वंश की शक्ति को जयचंद तथा पृथ्वीराज चौहान कायम न रख सके। तुर्क अफगान शासक मोहम्मद गौरी ने इस देश को रौंद डाला और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में नियुक्त कर दिया। इधर देश में गुलाम वंश, खजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश आदि उभरे और अस्त होते गए। घोर अराजकता मार काट का यह काल हिंदी साहित्य का आदि काल कहलाता है। इस काल में अनेक अंतर्विरोधी धाराएं, वीर और श्रृंगार, कर्मकांड और कर्म, जाति पाति और धर्म, अवतार और ऐतिहासिकता आपस में टकरा रही थी। सांस्कृतिक धार्मिक परिवेश में धर्म संप्रदाय की चेतना और दार्शनिक धाराएं उमड़ घुमड़ रही थीं। वेदांत, बौद्ध, जैन मत की भिन्न भिन्न प्रांतों में विभिन्न शाखाएं दिखाई देने लगीं। बौद्ध मत महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। कालांतर में इन्हीं से सहजयान, मंत्रयान, वज्रयान आदि उभरे। स्त्री संभोग और स्वर्ग की धारणा में तंत्र मंत्र और हठयोग तीनों महासुखवाद को बढ़ावा दिया। अवसर पाकर शैव, शाक्त और वैष्णव आचार्यों ने अनेक मतों, सिद्धांतों का प्रचार किया। शाक्त मत में बुद्ध को शिव के रूप में योगी बना लिया गया। शाक्तों ने शैव और तंत्र मत को मिलाकर ब्रह्म और शक्ति को एक कर लिया। फलतः नारी का शक्ति रूप यहाँ प्रमुख हो गया। इस काल का साहित्य हिंदी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। पूजा, स्वर्ग, देवता, स्त्री, पुरुष, शरीर स्थित चक्र, शास्त्र, धर्म, मंत्र, मुद्रा, साधना, उपासना, जादू, ध्यान, योग आदि सभी पर बौद्धों, शाक्तों के चिंतन की अमिट छाप पड़ी थी। आदि काल के साहित्य में इस छाप के उदाहरण मिलते हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की थीं। इस काल का सामाजिक संगठन धर्म से प्रभावित था। इसमें वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया। ब्राह्मणों का शिक्षा पर एकाधिकार हो गया। भोग, युद्ध, लूटपाट का यह युग सामंतवाद का विकृत स्वरूप लेकर खड़ा हुआ। इस कारण इस युग में वीरता और श्रृंगार को आधार बनाकर अधिकांश काव्य रचे गए। अब उस समय के आदिकालीन काव्य का स्वरूप कैसा था, इसके बारे में हम जानेंगे। उस समय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अस्थिरता के
वातावरण में हिंदी साहित्य का निर्माण हो रहा था। आदिकालीन राजनीतिक स्थिरता का सीधा प्रतिफलन वीरगाथात्मक काव्य है। भारतीय राजा आपस में लड़ते रहते थे। तुर्कों का भी आक्रमण हो रहा था। राजाओं का ज़्यादा समय लड़ाई के मैदान में बीतता था। वे अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे। कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे और उनका उत्साह बढ़ाते थे। इस प्रकार वीरगाथात्मक काव्य की रचना हुई। कवियों ने राजा की वीरता के साथ साथ उनकी केली क्रीड़ाओं का भी वर्णन किया। युद्ध और प्रेम से युक्त ऐसे काव्य को रासो काव्य कहा गया है। रासो काव्य की सबसे प्रमुख कृति पृथ्वीराज रासो है। विशलदेव रासो रासो काव्यों में अपवाद है। इसमें युद्ध और प्रेम की कथा नहीं है, बल्कि यह एक विरह गीत है जिसे संदेश काव्य के रूप में रचा गया है। यह कालिदास के मेघदूत और अब्दुल रहमान के संदेश रासक की परंपरा की एक प्रतिनिधि रचना है। इस युग में लोक कथाओं को आधार बनाकर लोकगीतों की रचना हुई। ढोला मारूरा दुहा इस क्षेत्र की प्रतिनिधि रचना है। रासो काव्य और ढोला मारूरा दुहा राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट है। इसमें ब्रजभाषा का भी पुट है। यह भाषा आदिकालीन पश्चिमी हिंदी का प्रतिनिधित्व करती है। आदिकाल में पूर्वी हिंदी का प्रतिनिधित्व मैथिली करती है। इस भाषा के प्रमुख कवि विद्यापति हैं। आदिकाल में खड़ी बोली हिंदी में भी रचना हो रही थी। यह दिल्ली के आसपास की हिंदी थी, जिस पर अरबी फारसी का प्रभाव स्पष्ट था। अमीर खुसरो की काव्य भाषा इसका प्रमाण है। इस युग में एक तरफ हिंदी भाषा का निर्माण हो रहा था और दूसरी तरफ जैन, नाथ और सिद्ध अपभ्रंश भाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे थे। अतः इस काल की हिंदी पर अपभ्रंश का प्रभाव देखा जा सकता है। धन्यवाद।